बगैर किसी वजूहत के या कुछ, आपको पता है बस इनको खौफ है, इनको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के हर कोने कोने से गूंजेगा इस इलेक्शन में इंशाल्लाह। हाँ, कराची बहुत बड़ा शहर है और उसके अर्बन फ्लडिंग की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। 1 अरब रुपया मुख्तस किया गया है कि बारिशें थमेंगी तो रोड की रिपेयर हो जाएगी। हर मर्तबा आते हैं और आ करके जो है वो हमें ये बता करके चले जाते हैं कि जी इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बजाय खराब ही होता चला जा रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमारा आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते संभालते हमारा सारा बजट वहाँ पर निकल जाता है और हमारा जो डेवलपमेंट स्कीम्स है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार होती हैं। मैं बाकी हुकूमतों को कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ अपनी हुकूमत की बात करूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। तो नाजरीन, मुल्क में सियासी रस्साकशी जारी है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करवाने की हुकूमती कोशिशें भी तेज होती दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेज फराहम करने का हुक्म देते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन की नजर में इमरान खान ताहाल एमएनए है। साथ ही बैरिस्टर मोहसिन रांझा का कहना है कि वक्त आ गया है कि माजी के गुनाहों को ठीक किया जाए। इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लिए हैं और उन्हें जाहिर नहीं किया है। और एक और खबर यह भी है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमान की हवालगी और वतन वापसी का मुआहिदा तय पा गया है। ताहम इसका इत्तलाक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत दीगर शख्सियात पर नहीं होगा। और साबिक वजीर दाखिला की बात की जाए तो शेख रशीद का कहना है कि जो मामलात हैं वो बिगाड़ की जानिब जा रहे हैं और मौजूदा हालात में हुक्मरानी करना कोई आसान काम नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी उनका कहना था कि अभी तक कुछ पता नहीं होने और मामलात अभी तक तय नहीं पाए हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए पीटीआई की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दूसरी जानिब इमरान खान कल खुद कराची पहुंच रहे हैं और कराची में बारिशों का सिलसिला भी जारी है, तो मुमकिन है कि बारिश उनकी इंतखाबी मुहिम पर पानी फेरने की कोशिश करेगी। ताहम पीटीआई ने जलसे का मकाम तब्दील किया है और बागे जिना की जगह अब शाहराए कायदीन पर जलसा करने का फैसला किया गया है। शाहर कायद कराची, जो कि मुल्क का माशी हब भी है, मानसून की बारिशों में पूरा का पूरा डूबा हुआ है। सड़कों की बदतरीन हालात हैं। इंतजामी नाअहली ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना है कि रेस्क्यू और फौरी इमदाद उनकी पहली तरजीह है और मुतासरीन को फौरी तौर पर 50,000 रुपए फी खानदान फराहम किए जाएंगे। और अब देखना यह है कि ये 50,000 रुपए दिए भी जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं। और जो इंतजामिया की नाअहली है, कब तक आम आदमी इससे गुजरता रहेगा, कब तक हम यही सुनते रहेंगे कि इंतजामिया जो है उसकी नाअहली है, लेकिन एक्शन कोई भी उनके खिलाफ लेने के लिए बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं नूरुल आरफीन साहब। बहुत शुक्रिया नूर साहब आपके वक्त का। नूर साहब, सबसे पहले तो जो मुल्क के सियासी हालात चल रहे हैं, जनरल कमेंट आपके चाहूँगा। जो सियासी हलचल है इस वक्त मुल्क में, आपको आगे मामलात जो हैं वो स्टेबिलिटी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर मामलात मजीद बिगाड़ की जानिब जाएंगे? नहीं, मामला स्टेबिलिटी की जानिब कैसे चले जाएंगे? इसका मतलब है कि आसमानों पर किसी और की हुकूमत आ गई है, वहां भी किसी सियासी जमात की हुकूमत है। इसका मतलब है जमीन पर से माजल्ला मेरे मुंह में तो बस सख्तार कंवल जोसेफ के कहने पे तो कोई फतवा नहीं लगा, लेकिन मेरे कहने पे लग जाएगा। इसका मतलब है कि जमीन पर अल्लाह मियाँ का तसर्रुफ अब चलना बंद हो गया। ऐसा कैसे चला जाएगा? मतलब आप नापाक ग़िज़ा खा करके अल्लाह मियाँ की रजा हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे, कैसे मुमकिन है? यहाँ हर इदारा दूसरे इदारे के काम में रफड़ डालने की कोशिश करता है, तो अपने आप में चैंपियन है। सियासतदान इदारों को काम नहीं करने दे रहे, इदारा कह रहा है कि सियासतदान कैसे मुल्क चला करके दिखाएंगे। ऐसी सूरत हाल में आपको शहबाज गिल को डंडा डोली करनी पड़ रही है। तमाम मीडिया को पीछे लगा रखा है शहबाज गिल के, जैसे वो मुल्क की इतनी बड़ी मता, इतनी बड़ी असास है कि अगर वो लूट गई तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाएगा। भाई, ऐसे शहबाज गिल रोज पैदा होते हैं और रोज सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच में मर जाते हैं। आज से पहले किसी को पता था कि शहबाज गिल क्या किस चीज का नाम है? किसी को मालूम था? नो।
सर मैं नूर साहब, मैं थोड़ी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा था, अभी हम इंतजामिया की नाअहली के हवाले से बात करूंगा। लाइक अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब भी है, केपी भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, जो तकरीबन तमाम पार्टी के बाद कुछ ना कुछ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, जो विफाक है वो नून लीग के पास है, तो बाकी जो जमातें उनके पास वजारतें भी दे दी गई हैं। तो मामलात जो हैं आगे आपको लगता है कि सही डगर पर जाना शुरू हो जाएंगे, अभी जलसे होंगे लेकिन मामलात चलते रहेंगे ऐसे ही? भाई साहब, बात यह है कि इख्तिदार तो उनके पास आ गया है, शायद यकीनी तौर पर ये भी बात मैं नहीं कह सकता, लेकिन इख्तियार मिलना उनके बस में नहीं है, और इख्तिदार के साथ इख्तियार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ टाइप के वजीर आजम जिनके मुंह में दांत है ना पेट में आंत है, आपके ख्याल में ये लोग इस मुल्क का भला कर सकते हैं? मिर्जा इस्माइल जैसा वजीर खजाना, तौबा इस्तग़फ़ार परवरदिगार, मैंने ऑन एयर 15,000 रुपए में मिर्जा इस्माइल को अपना ड्राइवर बनने की पेशकश। अच्छा नूरुल आरफीन साहब, अब हम एक और चीज भी देख रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को नाअहल करवाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। क्या समझते हैं? एक तो आप देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की नाअहली, और अगर ऐसा होता है तो आगे मामलात कहां पर जाएंगे? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमने मुल्क और मिल्लत को शहबाज गिल, इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो की जात में समा दिया है। इमरान खान नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान नहीं चलेगा? शहबाज गिल अगर नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तान नहीं चलेगा? पाकिस्तान में आप रहने से इनकार कर देंगे अगर इन दोनों को पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाए तो? भाई मेरे, पाकिस्तान इज लार्जर देन लाइफ, पाकिस्तान इज लार्जर देन एनीबडी एल्स। हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम उनको महज रहनुमा ही रहने दें तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि हम उन्हें फरिश्ता, रहबर, मसीहा या रहबर मुअज़्ज़म या पता नहीं माज़अल्लाह कोई पीर, पैगंबर खुदा न खास्ता साबित करने की कोशिश करें। इमरान खान सियासत में रहते हैं या नहीं, अभी इस वक्त का मसला ये नहीं है। थोड़ी देर पहले आप जो बात कर रहे थे, असल मसला वो है, मुल्क का सबसे बड़ा शहर बिलखुसूस और बिलउमूम पूरा मुल्क इस वक्त पानी से डूब रहा है। कोई नहीं है जो केपीके में, गिलगित बल्तिस्तान में, पंजाब में, सिंध में इधर उधर जाकर के लोगों को रिलीफ दे सके, कोई भी नहीं है। माँ सिवाय अखबारी बयानात दागने के, माँ सिवाय अलटब उल्टी सीधी बातें करने के, मीडिया को 24 घंटे शहबाज गिल की कवरेज पे लगा रखा है। वहां से कल पूरा मैं देख रहा था, मुल्क का एक इतना बड़ा नाम, उफ अल्लाह की पनाह, पता नहीं उसको क्या बनाया हुआ है, और उसने पूरा एक प्रोग्राम दाग दिया मुल्क के वजीर दिफा के साथ। किस इशू पर? शहबाज गिल। यार शहबाज गिल इतना बड़ा फिरौन है। अच्छा नूरुल आरफीन साहब, ये सेकंड सेगमेंट में मैं यकीनन इस हवाले से बात करूंगा, मुल्क में जो इस वक्त बारिशों का सिलसिला है और इंतजामिया की नाअहली खास तौर पे सिंध के हवाले से वो खुल के सामने आई है। मैं पहले टॉपिक में चाह रहा था कि पॉलिटिकल गुफ्तगू कर ली जाए। आपने इमरान खान की बात की, आई एम श्योर कि पाकिस्तान का मसला ना सही लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला तो इमरान खान है, और इमरान खान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। तो मैं उस हवाले से पूछ रहा था कि अगर नाअहल करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तानी सियासत पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा ना? डेफिनेटली, ये सवाल हुआ ना, ये बात हुई ना। पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान इतना बड़ा कोई नहीं है कि पाकिस्तान पे असर पड़ जाएगा। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर जरूर असर पड़ेगा। और दूसरी बात, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। पहले एक आदमी जो गोशे गुमनामी में था सियासी तौर पर, उसको मुल्क का वजीर आजम बना करके पूरा मुल्क उसके हवाले कर दिया। उसके बाद उसको जिस तरीके से इख्तिदार से निकाला, सब जानते हैं वो किस तरह से हुआ। अब आप लंतरानियां करते रहे कि जी एक पॉलिटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकली तरीके से ये सारा काम हुआ है, ये सब कुछ इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से बयान किया जा रहा है। और अब जो जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा अलल ऐलान बात कर चुके हैं, यार ये मजाक हो रहा है इस मुल्क में। इमरान खान मुल्क का साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, रहनुमा, सरपरस्त, वॉट एवर यू कॉल हिम, वो जलसे में खड़े होकर के कह रहा है कि मुझे जहर दिया जा सकता है। क्या मतलब है? ये इस मुल्क की सियासत है? क्या हो रहा है ये? इस तरह से तो पागल खाने नहीं चलते जिस तरह से ये मुल्क की सियासत को चलाया जा रहा है। इमरान खान कह रहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। मैं इमरान खान को एक बात का तो क्रेडिट देता हूं, यार इस आदमी को शाबाश है, इसने मुल्क की सियासत का धारा ही बदल दिया है। मतलब वो बड़े बड़े जगादरी, वो बड़े बड़े सूरमा, वो बड़े बड़े फन्ने खां, वो बड़े बड़े चंगेज खां, हलाकू खां, वो जो बड़ी बातें किया करते थे सिविलियन सुपरमेसी और एक पेज और फलाना, पता नहीं कौन कौन से लाल गुलाबी बातें करते थे अपोजिशन में रहते हुए, उनको उसने ऐसा मुंह पे तमाचा मारा है, उसने एक ऐसा स्लैप किया है कि मजा आ गया। उसने बिल्कुल जिसको कहते हैं कॉर्नर्ड आदमी ने
आकर के मेन स्ट्रीम सियासत पर कब्जा किया है। इस वक्त मुल्क की सियासत में और कोई मौजू ज़ेर बहस नहीं है, मुल्क की सियासत में कोई और मौजू ज़ेर बहस नहीं है मां सिवाय इमरान खान के। जो लोग चाहते थे कि इमरान खान गोशे गुमनामी का दोबारा शिकार हो जाए, उनको मुंह की खानी पड़ रही है और इमरान खान दिन रात मीडिया कवरेज के मजे लूट रहा है। मुझे ये देख करके बड़ा मजा आ रहा है, वो लोग जो दूसरों को खज्जल करते थे उनको इमरान खान ने कैसा खज्जल किया है। मैं सलाम करता हूं इस आदमी को भाई, तमाम तर इख्तलाफात अगर किसी के साथ है भी तो उसके बावजूद मैंने 3.5 साल इनकी हुकूमत की कारकर्दगी पर सुबह शाम लिए दिए किए रखी। इस वक्त भी मैं शहबाज शरीफ के साथ यही किए रखता हूं, लेकिन मैं इमरान खान को ये देख रहा हूं कि इस वक्त उसने जो काम किया है वो बड़ा आरफीन साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ ही मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फिकार अली बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो 9 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब भी लड़ रहे हैं। अब 8 हल्कों से उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, 1 से मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये क्या मामला है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये मामला सबको पता है कि क्या है जी। बात ये कि अगर कोई टेक्निकल ग्राउंड है कि कोई फाइलिंग में मिस्टेक हुई है तो वो वाजे कर दे। अगर फाइलिंग में मिस्टेक नहीं हुई तो बता दे कि बाकी 8 में क्यों एक्सेप्ट हुआ है और यहाँ नहीं हुआ तो वजूहात क्या है। लेकिन बगैर किसी वजूहात के या कुछ, आपको पता है बस इनको खौफ है, इनको पता है कि इमरान खान पाकिस्तान के हर कोने कोने से गूंजेगा इस इलेक्शन में इंशाल्लाह। अब सर, एक और तनकीद ये भी हो रही है कि अगर 9 के 9 हल्कों पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ खड़े भी हो जाते हैं और जीत भी जाते हैं तो आगे क्या करेंगे? कोई एक सीट ही रखनी पड़ेगी, जो कि पहले ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ MNA भी हैं। तो आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है? देखें, आगे तो पहले तो हम इंशाल्लाह 9 की 9 सीटें जीत लें और फिर आगे का सोचेंगे। बात ये है कि ये कोई गलत फहमी में है कि हम कोई पंजाब गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं या हम कोई ये जो उनकी जो नकली डेमोक्रेसी है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की चलाना चाहते हैं। हरगिज नहीं। हमारा पहले दिन से खान साहब का एक ही मौक़िफ़ था और आखिरी दिन तक रहेगा कि जल्द से जल्द आप इलेक्शंस कराएं। ये सारी जो मुसीबतें आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे मैशी हो चाहे कुछ और हो, ये इसलिए हैं क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। देखें, आप यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते जब तक आप नर्सरी और स्कूल से ना गुजरें। स्कूल से तो गुजरें और स्कूल का ये है कि आप साफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएं। जब मुल्क में स्टेबिलिटी होती है तो फिर बाकी मुल्क भी, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी, बाकी डिपार्टमेंट्स भी, ब्यूरोक्रेसी भी, बाकी चीजों में ठहराव भी आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। वो इस तरफ आना नहीं चाह रहे। ये जिसको कहते हैं इंग्लिश में हॉट पॉट टाइप किस्म की कि 4-2 प्लास्टर यहाँ लगा दो जल्दी से, प्लास्टर यहाँ लगा दो जल्दी से। लेकिन क्योर इसका सिर्फ इलेक्शंस हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। अच्छा जुल्फिकार साहब, अब एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा जलसों के हवाले से। कल कराची में जलसा होना था जिसे अब मौखर कर दिया गया है। क्या पहले देखा नहीं गया था? क्योंकि सबको पता था कि बारिशों का स्पेल आ रहा है कराची के अंदर, तो अब मौखर किया जाना और फिर नेक्स्ट क्या शेड्यूल होगा इस जलसे का कराची में? जी, रीस्केड्यूल होगा, जाहिर बात है। हैवी टॉरेंशियल रेन है, बारिश बहुत ज्यादा है इन चीजों में, तो वो ऑन ग्राउंड अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब सब हैं वहाँ, वही बता सकेंगे बेहतर। लेकिन जो हमें भी आज जो पता चला है कि तस्वीरें से जो आप एयर भी कर रहे हैं, मतलब बड़ा मुश्किल है इस हालात में वहाँ जलसा कराना, तो लोगों को क्यों हम और इस मुसीबत में अच्छा बुखारी साहब, अब एक और चीज आपसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, इस हवाले से पूछना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं? नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? और अगर वो वापस आते हैं तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मसला है? क्योंकि नून लीग का ये कहना है कि उनकी जो पीपल्स पावर है, जो उनको अवाम बहुत पसंद करते हैं और वो आएंगे तो सारा पाकिस्तानी सियासत का धारा तब्दील हो जाएगा। देखें, आई थिंक पहली जो चीज़ है, जो लोगों का आप कह रहे हैं कि प्यार है नवाज शरीफ साहब के साथ, वो तो उनके जो पार्क लेन के अपार्टमेंट्स हैं उनके बाहर आपको नज़र आ जाता है। हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ आपको नज़र आ जाता है कि कितने मीठे अल्फाजों में उनको पुकारा जाता है कि मियाँ साहब बाहर आए ज़रा। तो आई थिंक वो तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कितना प्यार है माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब के साथ पूरी अवाम का। जब ये इंशाल्लाह, मुझे तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी है तो आपको पता है कि मैं तो ओवरसीज पाकिस्तानी की बड़ी कदर करता हूँ और हमेशा वेलकम करता हूँ कि वो वापस अपने मुल्क में आए। तो ये भी ओवरसीज पाकिस्तानी
पाकिस्तानी वापस आ जाए, एक पाकिस्तानी बन जाए और इंशाल्लाह हुकूमत उसको बहुत भरपूर तरीके से इनका यहाँ वेलकम करेगी और जो उनका घर होगा इंशाल्लाह 4x4 का वहाँ वो सीधा वहीं जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बुखारी साहब दिया बोल टेलीविजन को। नूरुल आरफीन साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ सिंध की बात करेंगे, कुछ कराची की बात करेंगे। बारिशें हुई हैं, उसके बाद कराची कैसा दिखता है, इस हवाले से बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। कुछ बात अब मौसम की भी कर लेते हैं और इंतजामिया की नाअहली की भी। कराची की बात करें तो कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। 5th स्पेल है और आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। सिंध हुकूमत ने आज तमाम निजी और प्राइवेट और सरकारी इदारे जो हैं उनको तालीमी इदारों को बंद करने का कहा था और तमाम इम्तिहानात को भी मुलतवी कर दिया गया था। बात की जाए सड़कों की तो सड़कें जो हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बारिश जैसे ही होती है उन गड्ढों में पानी भर जाता है और फिर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो जाता है। अगर बात की जाए रास्तों की तो रास्ते बंद हैं। अगर कोरंगी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है वो है जाम सादिक पुल। कल वहां पर रोक के बाकायदा चोरियों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। पुलिस कहां पर थी किसी को कुछ मालूम ना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो हमारे साथ मौजूद हैं, इसी हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। निसार साहब, बारिश तो हो रही है और कुदरती अमल है, लेकिन इंतजामिया का काम होता है जब भी क्लाइमेटी जब आती है तो उन्होंने उसको हैंडल करना होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बारिश के बाद इंतजामिया बिल्कुल गायब होती है। कहां पे है इंतजामिया? कराची के हालात का इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए जनाब, सुना है कि आज कल सिंध में 225% ज्यादा बारिश पड़ी है नॉर्मल से। ठीक, सिर्फ कराची में नहीं पूरी सिंध में। मेरा दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, हालत वही है। दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी भी हालत वैसे ही है। इस बारिश को रोकना तो इंसान के बस में नहीं है। ये मौसमी हालात हैं जो ऐसे हो जाते हैं कभी कभी। हमारा सिंध इन ऐसी बारिश आदि नहीं है। हाँ, कराची बहुत बड़ा शहर है और उसके अर्बन फ्लडिंग की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। जो रोड है उसमें कहीं खड्डे हो जाते हैं और खड्डों में पानी खड़ा होता है तो ट्रैफिक स्लो होती है, ट्रैफिक स्लो होती है तो ट्रैफिक जैम हो जाती है। ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है वो तो जाहिर है एक दिन में होनी नहीं है। ये जो बारिश रुकेगी तो पैसे मुख्तस किए गए। सर निसार साहब, 2 साल पहले भी ऐसे ही बारिशें हुई थी। 2 साल का वक्त तो कम से कम बहुत था ना? जी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा जवाब पूरा सुन लेना यार। जी जी जी, सुन लेना जवाब। 1 अरब रुपया मुख्तस किया गया है कि बारिशें थमेंगी तो रोड की रिपेयर हो जाएगी। जहां जहां भी ये मसला हुआ है वहां ना कुछ उसको बेहतरी आ जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि बारिश में जितनी मुमकिन हो सकती है, जितना ड्रेन पानी निकाल सकते हैं, जितने नाले खुल सकते हैं, उस पर थोड़ी बहुत मेहनत जारी होगी। और ये तकलीफ यकीनन है और ये तकलीफन कभी कभी आ जाती है। हम भी दुनिया के फोटोग्राफ देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और यानी शहर के शहर डूब जाते हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। कराची डूबा नहीं है, ना डूबने देने की हम तो कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हमारी हो सकता है आपकी परफेक्शन, आप जो मानते हैं कि परफेक्शन हो, इस कराची अभी हो नहीं पाया। इसके लिए अभी और कोशिश करनी है कि आपको ये तकलीफ न हो, आवाम को ये तकलीफ न हो। अच्छा, अब खोड़ो साहब, बात यह है कि जिन तस्वीरों की आप बात करते हैं वो एक बार सैलाब आता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन ममालिक के अंदर इंतजामात कर लिए जाते हैं कि दोबारा से ऐसी सिचुएशन पेश ना आए। 2 साल पहले की मैं बात कर रहा था कि 2 साल पहले भी कराची में सेम सिचुएशन आई थी और उसके बाद नकासी आपका बंदोबस्त कर लेना चाहिए था, नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी। जो नालों की जगह पे सोसाइटीज बनी हैं उनका बंदोबस्त किया जाना था, कम से कम कि वहां से पानी निकल सके। जनाब प्लीज, आप सवाल करते जाएंगे तो किसी और को बोलने का मौका जरूर देना चाहिए।
अब 2 साल पहले अगर बारिश हुई थी तो उसके बाद आपने देखा कि कराची के काफी रोड कारपेट हुए थे। हम हर तरफ से करते रहे हैं, हम इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। मैं एक दिन का तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि कल को कराची बेहतर हो जाएगा, मैं सकता हूँ, लेकिन हम नियतन कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ न हो। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराजीम शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी जानिब आऊंगा, लेकिन नूर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची की? आप जब ऑफिस पहुंचते हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अगर मुझे पता होता कि निसार खोड़ो साहब भी मेरे साथ इस शो में, तो मैं हमारे शर्म और मुरव्वत के खुद ही यानी विड्रॉ कर जाता। इनसे मेरी बड़ी मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी इन्होंने कहा, मैं इनको हरगिज इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार हरगिज नहीं समझता। मैं इस सूरत-ए-हाल की बराह रास्त जिम्मेदारी सकील अंग्रेजी बोल करके बिलावल साहब को खुश कर लेने वाले मुराद अली शाह के नाजुक कांधों पर रखता हूं। मुराद अली शाह साहब के बाद इस सूरत-ए-हाल की बराह रास्त जिम्मेदारी नासिर हुसैन शाह साहब, जिनके पास न जाने कौन सी गीदड़ सिंगी है कि वो इतने अरसे से मुस्तकिल वजीर चले आ रहे हैं, और आपको पता है कि एक वजीर को अपनी वजारत बरकरार रखने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, कितनी इन्वर्टेड कॉमास में सलाहियतें उसके पास होनी चाहिए। दूसरी इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं शर्जील मेमन साहब की समझता हूं, जो हर मरतबा आते हैं और आ करके जो है वो हमें ये बता करके चले जाते हैं कि जी इंशाअल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बजाय खराब ही होता चला जा रहा है। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ऑफिस किस तरह पहुंचता हूं। मैं इस वक्त आपको इंटरव्यू दे करके उठूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी में बैठ करके टॉस करूंगा, सोचूंगा कि आज मुझे किस तरफ से निकलना है, क्योंकि मैं जहां से भी निकलूंगा, निसार खोड़ो साहब ने मेरा ख्याल है शायद अजराए तफन्नुन कहा था, थोड़ी बहुत खराबी। अगर मेरी पुरानी गाड़ी में बैठ करके, मेरी पुरानी बलीला में बैठ करके मेरे पैसों का पेट्रोल डालूंगा मैं, और मैं निसार खोड़ो साहब को पूरी कराची यात्रा कराता हूं, और फिर मैं इनसे पूछता हूं, सर इसको थोड़ी कहते हैं या इसको ज्यादा कहते हैं? जो कुछ भी ये मुझे कहेंगे मैं इनकी बात को मनोअन मान लूंगा। भाई मेरे बात ये पूरा कराची वाली बात तो वैसे झूठी है, क्योंकि मैं देता हूं यहां से 20 से 25 मिनट का रास्ता है, 2.5 से 3 घंटे मुझे अब डेली बेसिस पर लग जाते हैं। निसार खोड़ो साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? जनाब अली, मैं आपकी तकलीफ से वाकिफ हूँ, और ये तकलीफ यकीनन इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी फेलियर की वजह से है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इस्तेमाल होता है, हम रोड किस तरह से बनाते हैं, क्या हम नीचे सीमेंट का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऊपर से कारपेट करते हैं, या फिर पत्थर डाल के बस उसको कारपेट कर लेते हैं। क्वालिटी यकीनन फर्क करती है, मेकिंग यकीनन फर्क करती है कि कम से कम रोड कुछ न कुछ सह तो सके, पाकर सके तो जज़ब कर ले। रोड जिस तरह से बनते हैं उसके कंटूर बेहतर बनाने चाहिए कि रोड में साइड में पानी चला जाए, बीच में जाए, वो साइड में पानी जो है वो नालों में चला जाए तो वो बेहतर है। ये सब बात का मानता हूँ, और मैं आपकी किसी बात की नफी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ है, दिखाई देती है सबको तकलीफ दिखाई देती है। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बाबा ये दौरान बारिश ये रिपेयर भी नहीं होता है, दौरान बारिश। बस निसार खोड़ो साहब, आप तक अपनी अर्जी पहुंचानी थी। इस्लामाबाद में भी इससे ज्यादा बारिश हो जाती है, लेकिन आपको पता है कि आधे से पौने घंटे के अंदर अंदर वो पानी जो है वो निकासी हो जाती है उसकी, और सड़कें जो हैं वो वहां पे आप सफर कर सकते हैं। लेकिन कराची में ऐसा मुमकिन नहीं है, तो बस गुजारिश ये है कि थोड़ा सा तवज्जो दे दें कराची पे कम से कम, ताकि लिवेबल रह जाए, नहीं तो कराची अनलिवेबल होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब। तर्जुमान सिंध हुकूमत फराजीम शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरा साहिबा, सबसे पहले तो बलूचिस्तान की इस वक्त वी ऑल नो कि बलूचिस्तान जो है वहाँ पर तबाहकारियों का सिलसिला जारी है बारिश की वजह से। फरा साहिबा, इस वक्त बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नाजरीन को बताइएगा, और इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ये जो प्री मानसून का सिलसिला जून से शुरू हुआ था और जिसका स्पेल अभी तक जारी है, और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो इंतज़ामिया है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं
वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, फील्ड्स में मौजूद हैं और 24/7 हाई अलर्ट हैं। अब जिस तरह आप जानते हैं कि जो पिछले दिनों में 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिकली सिचुएशन हमें वहाँ पर सामना कर रहे थे हम, जिसमें किला अब्दुल्ला मूसा खेल भी अब आ गया था, जहाँ पर डैम के टूटने की वजह से भी, और फिर 2 ऐसे इलाके थे मूसा खेल के, पूरा मूसा खेल नहीं लेकिन 2 ऐसे इलाके थे वहाँ पर, एक यूसी रानाशम था और एक तहसील द्रुक था। ये 2 इलाके थे जहां पर जमीनी राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था। और फिर जैसे ही सैलाबी रेला जब पानी उतरा तो टीम वहां पर मौजूद थी और पहले ही पीडीएमए की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। लेकिन फराह साहिबा, हम जब देखते हैं कि जहां पर भी इस तरह की क्लाइमेटी बलूचिस्तान में मौजूद है, वहां पे हम नेवी के जवानों को देखते हैं, आर्मी के जवानों को देखते हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कोई मौजूद नहीं होता है। अच्छा, यही मुझे समझ नहीं आती कि फिर ये कौन से लेंस से आप लोग देख रहे होते हैं। यही तो मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, और मैंने इस पे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूरी लिस्ट आप सबको दिखाई थी कि ये पीडीएमए के इतने अहलकार हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से हमारे हमारे ये एंकर थे मुदस्सिर इकबाल, उन्होंने निशानदेही की थी वैसे जब वो वहां पर मौजूद थे। मेरी पूरी बात सुन लें प्लीज, मेरी पूरी बात आप सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी। पीडीएमए के तमाम अहलकार, पीडीएमए के डीजी 24/7 ऑफिस में मौजूद हैं, डीजी हेल्थ, मिनिस्टर हेल्थ, मिनिस्टर सेक्रेटरी हेल्थ, हमारे जितने भी इंतजामिया है बलूचिस्तान हुकूमत, इवन हमारे चीफ मिनिस्टर 24/7 खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जनाब, आप ये देखें कि जो फूड एंड नॉन फूड आइटम पीडीएमए की तरफ से फराहम की जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो हुकूमत की जानिब से आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जितनी भी मशीनरी ऑन ग्राउंड है, जिसमें बोट्स हैं, जिसमें एक्सकेवेटर हैं, जिसमें मशीनरी है कि नकासी आग को काबू में लाया जाए, तो ये भी सब बलूचिस्तान हुकूमत ही कर रही है। मैं आपको यहाँ पे देखें, बलूचिस्तान को अगर आप देखेंगे तो रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा, हमारी जो आबादी है वो कम है लेकिन स्कैटर्ड है, आबादी बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैली हुई है। कहीं अगर पहुंचने में टाइम लगा है लेकिन हम हर जगह पहुंच रहे हैं। ठीक, लेकिन फराह साहिबा, रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से? क्योंकि लोग जो हैं वो इस वक्त बेघर हैं, नीले आसमान के नीचे वो अपनी जिंदगी गुजारने के में मजबूर हैं, तो उनको कहाँ पर अब आपने ट्रांसफर करना है? जी देखें, अभी तो हम रेस्क्यू एंड रिलीफ के जो प्रोसेस है उससे गुजर रहे हैं, लेकिन काफी हद तक जो रेस्क्यू का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। वहां पर जो टेंट विलेजेस हैं वो कायम किए गए हैं। हमारे बहुत से बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं कि लोग अपना जो आबाई घर हैं भले वो तबाह हो जाए लेकिन अपने आबाई जमीनों को छोड़ने पर बिल्कुल राजी नहीं है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से भी कई इलाकों में देखा है कि लोग कहते हैं हमने अपने इलाके बिल्कुल नहीं छोड़ने, तो फिर इंतजामिया की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से उन्हें उनके डोर स्टेप पर बहुत कुछ फराहम किया गया है। जिस तरह मैंने पूरी लिस्ट मीडिया को पिछले दिनों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी थी। लेकिन यहाँ मैं एक बात एडमिट करती हूँ, देखें बलूचिस्तान का जो मसला है वो बड़ा सेंसिटिव है। हमारा, आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालते संभालते हमारा सारा बजट वहाँ पर निकल जाता है और हमारा जो डेवलपमेंट स्कीम्स है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार होती हैं। मैं बाकी हुकूमतों को कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ अपनी हुकूमत की बात करूंगी जिनको अभी 8 माह हुए हैं हुकूमत में आए हुए, हुकूमत संभालते हुए। और आप, मैं बड़े दावे से आपको कहती हूँ कि आप इस हुकूमत में बहुत ज्यादा ऐसे मार के सरअंजाम होते हुए देखेंगे कि पिछली हुकूमतों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उम्मीदवार ख्वाहिश यही है कि जो आप कह रही हैं वो दुरुस्त हो। बहुत शुक्रिया फराह साहिबा, आपने वक्त दिया हमको। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।